यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को सुनिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के भावी संविधान में इस नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक लाने की कोई उपयोगिता नहीं है। एक आखिरी विषय है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। यह विषय है शपथ। मेरे विचार में यह बहुत बड़ा विषय है और यह ऐसा सवाल है जिसमें से एक दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है। मेरे पास समय थोड़ा है। मैं सोचता हूँ कि इतने थोड़े से समय में इस संपूर्ण विषय पर चर्चा पूरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक विशेष सत्र रखा जाए जब इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की जा सके, क्योंकि मेरी धारणा है कि जब तक समान नागरिकता नहीं होगी तब तक कोई भी वास्तविक संघ नहीं बन सकता। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। 25वीं बैठक 18 सितंबर 1931, मद संख्या 2, संघीय विधान मंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर, मैं श्री गांधी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस ने संघीय विधान मंडल या संघीय कार्यकारिणी के स्वरूप के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। कांग्रेस ने एक ही प्रश्न पर विचार किया है, क्या यह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होगा या यह स्वतंत्र होगा। इसलिए श्री गांधी ने जो कुछ कल कहा वह उनकी निजी मत हो सकता है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने जो कुछ कहा वह उनके निजी विचार हैं या वह उनके बारे में अधिकार पूर्वक यह कहना चाहेंगे कि वह कांग्रेस के विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक हमें कांग्रेस की कार्रवाइयों की जानकारी है जो अब जनता के सामने है, इस प्रश्न पर मेरी जानकारी में कांग्रेस द्वारा कभी भी विचार नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस कांग्रेस द्वारा गुप्त रूप से विचार किया गया हो, इसलिए मैं यह प्रश्न पूछता हूँ। दूसरा प्रश्न यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल बिल में ऐसा कुछ नहीं कहा जो बना दिया गया है, और क्या संघीय विधान मंडल के उस तरीके को कांग्रेस द्वारा निश्चित रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया था। सेकंड, लॉर्ड चांसलर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा एक अन्य दृष्टिकोण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और इस बारे में इस पक्ष के लोगों की शायद सहमति हो, इसलिए मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। यह सुझाव दिया गया है कि अगर राज्य विषयों के चुनाव के सिद्धांत को गारंटी नहीं दी जाती है, तब एक ऐसा वर्ग बन जाएगा जो वस्तुतः सरकारी ब्लॉक से जुदा नहीं होगा। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि इस ब्लॉक को गठित करने में राजनीतिक विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकारी सेवकों की यह बड़ी जमात जो राजनीतिक विभाग में है, भारत में या भारत से बाहर किसी भी मुल्क के सरकारी सेवकों की तरह ही कर्तव्यपरायणता और निष्पक्ष है। डॉक्टर अंबेडकर, अगर ऐसा है तो आप उत्तरदायी सरकार क्यों चाहते हैं। फोर्थ, डॉक्टर अंबेडकर, आप माननीय सैमुअल होर के प्रति ऐसी ही कृपा क्यों नहीं करते और ब्रिटिश भारत में लोकप्रिय संस्थाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त समय जितना वह चाहे क्यों नहीं देते। निश्चय ही वह आपके कृतज्ञ होंगे। अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि माननीय सैमुअल होर के कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है।
यह मामला समिति के सामने नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय, मैंने जो कुछ कहा उसे मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर भूल रहे हैं। मैंने 2 बार कहा है कि मैं चाहता हूं कि राज्यों में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तत्काल लागू किया जाए। मैं इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर की बात भी स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि जो कुछ मैं चाहता हूं और डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं तथा जो कुछ मौजूदा राजा महाराजाओं की इच्छा है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए जिससे वे यह विचार कर सकें कि प्रतिनिधि का सिद्धांत कब और किस प्रकार उनके राज्यों में लागू किया जा सकता है, उसमें कुछ अंतर है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन साथियों के बारे में कहना चाहता हूं जो अधीर है, और मैं फिर कहता हूं कि मेरे जितना कोई भी अधीर नहीं है कि जल्दी से जल्दी राज्यों में प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित हो जाएं। वे यह याद रखें। डॉक्टर अंबेडकर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो इस पक्ष में बैठे हैं, यह कभी नहीं कहा कि प्रतिनिधि संस्थाएं राज्यों में शुरू की जाएं। हम जो कुछ कहते हैं वह यह है कि भारत के राज्यों में संघीय विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश भारत में है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि संघ में राजा महाराजाओं को शामिल करने के लिए यह शर्त रखी जाए कि राज्यों में जनता की चुनी हुई विधान सभाएं हों, जिससे राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। पंडित मदन मोहन मालवीय, अगर डॉक्टर अंबेडकर यह सोचते हैं कि उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग नहीं की, तब मैं चाहूंगा कि वह धीरज रखें। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो सदस्य संघीय विधानसभा में आएंगे, अगर वे किसी लोकप्रिय रीति से चुने हुए नहीं होंगे तो वे उपयोगी नहीं होंगे। अगर भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा नहीं आते, जिसे मैं फिर दोहराता हूं, मैं चाहता हूं कि उन्हें उस रीति से आना चाहिए, तब भी हमें बहुत अच्छे प्रतिनिधि मिल सकते हैं और इनका सहयोग हमारे कार्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अध्यक्ष, अगर इससे संक्षिप्त में कहा जाए तो आपका कहना है कि सड़े गले क्षेत्र से हमेशा सड़े गले सदस्य नहीं आते। पंडित मदन मोहन मालवीय महोदय, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। क्या ही अच्छा होगा कि अगर मैं आपकी किसी बात को रूपकों की सहायता से प्रस्तुत करने का तरीका सीख लेता। पंडित मालवीय ने आगे यह सुझाव दिया कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करने का मामला राजा महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। अगर वे इसे स्वेच्छा से लागू करते हैं तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा, लेकिन तब ब्रिटिश भारत के अपने मित्रों को मेरी यह राय है कि हम धैर्य रखें और शिष्टाचार बनाए रखें। हमें आशा है कि उचित समय आने पर ऐसी संस्थाएं स्थापित हो जाएंगी और हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना में अनावश्यक रूप से कोई अड़चन आए, क्योंकि जैसी स्थिति इस समय है उस पर हमारी आशा भी निर्भर करती है। डॉक्टर अंबेडकर, ऐसी ही सलाह दलित वर्गों को दी जाती है कि उन्हें अपनी मुक्ति भी समय आने पर प्राप्त होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय महोदय, मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल गलत समझा। मुझे दुख है कि उनको उतनी अधिक जानकारी नहीं है जितनी कि मैं समझता था कि उनको होगी। डॉक्टर अंबेडकर, मैं और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय, मैं यह नहीं कहता कि दलित वर्ग को प्रतीक्षा करनी चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों की आलोचना करते समय, जब इन सुधारों की 1918 में पहल घोषणा हुई थी, तब मैंने यह आलोचना प्रकाशित भी की थी। मैंने यह निवेदन किया था कि जहां तक दलित वर्ग का प्रश्न है, यह सवाल खास तौर से शिक्षा का प्रश्न है, और मैंने यह कहा था और जिसे मैं अब भी कहता हूँ, कांग्रेस भी यही कहती है कि सार्वजनिक रूप से प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। जब से कांग्रेस स्थापित हुई है तब से
ही वह यह बरसों से कहती आई है। और अगर भारत की सरकार ने, जिसके अधीन देश के सारे संसाधन हैं, जनता में प्राइमरी शिक्षा के प्रसार पर पर्याप्त धन व्यय किया होता, तब दलित वर्ग जैसा शायद अब तक इतिहास बन गया होता। आज से कई वर्ष पहले हम यह चाहते हैं कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिले, प्राइमरी शिक्षा मिले, उन्हें सेकेंडरी शिक्षा मिले, उन्हें ऊंची से ऊंची शिक्षा मिले। मुझे एक विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति होने का गौरव प्राप्त है और वहां दलित वर्ग के विद्यार्थी को वही स्थान दिया जाता है जो किसी और वर्ग के विद्यार्थी को दिया जाता है। वहां कोई भेद नहीं है और जिन्हें शिक्षा प्राप्त होती है वे अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं कहूँगा कि मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सिद्ध भी कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर, मैं समाज में आज भी अस्पृश्य हूँ, हालांकि पढ़ा लिखा हूँ, मेरी शिक्षा मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकी। पंडित मदन मोहन मालवीय, क्षमा कीजिए, आप अस्पृश्य नहीं हैं, आप एक प्रिय मित्र और प्रिय साथी हैं, एक ऐसे भाई जिसके साथ आपके कट्टर से कट्टर मित्रों को रहने और काम करने से सुख मिलता है और आप जानते हैं कि वह आपके साथ काम भी करते हैं। आज दलित वर्ग के लोगों के हित के लिए अधिकतर ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यह एक वास्तविक बात है, इसे मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार करेंगे। जिस एक अलग विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव है। मैं इस बात से शंकित हूँ कि इस बारे में गांधी जी ने जो कुछ कल कहा उसे प्रायः ठीक ढंग से नहीं समझा गया। उन्होंने लॉर्ड पील के सुझाव का अनुमोदन करते हुए जो कुछ कहा उसे जैसा मैंने समझा वह यह था कि वह यह बताना चाहते थे कि लोग यह अनुभव करते हैं कि देश के सभी प्रौढ़ लोगों को मताधिकार देने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। गांधी जी ने उस योजना का जब सुझाव दिया तब निश्चय ही प्रौढ़ मताधिकार को शुरू करने की बात कही गई थी। उन्होंने इस विचार का अनुमोदन नहीं किया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की जानी चाहिए, जिससे जनता यह समझे कि मत देने के अधिकार से उसे वंचित रखा गया है। माननीय तेज बहादुर सप्रू, मैंने प्रौढ़ मताधिकार के सिद्धांत की व्याख्या को जैसी कि गांधी जी ने की बड़े ध्यान और रुचि से सुना, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह उन सुझावों से हल्की पड़ती है जो नेहरू रिपोर्ट में दिए गए हैं। अगर मैं गलती पर हूँ तो कृपया मेरी गलती को सुधार दें। माननीय सैमुअल होर, पंडित मालवीय, फिर भी यह प्रत्यक्ष चुनाव है। आप प्रौढ़ मताधिकार के समर्थन में तर्क दे रहे हैं। समिति जिस विषय पर कल विचार कर रही थी वह यह विषय नहीं था। मैंने यही समझा है कि वह तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के विकल्प की बात थी और जैसा कि मैंने महात्मा गांधी के भाषण को समझा वह प्रौढ़ मताधिकार के पक्ष में थे, लेकिन वह अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में भी थे। कर्नल हक्सर, मैं इस विषय पर आगे कुछ कहना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं मालवीय जी के शब्दों को सिर्फ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा उसे अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो वह यह था, विचार करने की सबसे मुख्य और अहम बात यह है कि हमें भारत में एक राज्य बनाना है जिसमें कोई भी भाग राज्य से बाहर नहीं रहे। अगर यही बात अहम है तब मेरा कहना है कि यह लक्ष्य हर कीमत पर प्राप्त किया जाना चाहिए और ऐसी कोई बात मंजूर नहीं की जानी चाहिए जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आड़े आती है। डॉक्टर अंबेडकर, किसी भी कीमत पर नहीं, हमारे हितों की कीमत पर नहीं। 26वीं बैठक 21 सितंबर 1931, मद संख्या 3, संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों के बीच संबंध। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इस अवसर पर दखल तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।
माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि पूर्ति के मामले में या आमतौर वित्तीय विधेयक के मामले में उस सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह निचले सदन से सुझाव देने और उस पर विचार करने के लिए कह सकें, लेकिन अगर निचला सदन उसके सुझावों को स्वीकार न करे तब क्या होगा? माननीय तेज बहादुर सप्रू, तब उच्च सदन विधेयक को अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन ऐसा कोई गतिरोध आता है तब आप दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण अपना सकते हैं और उसकी प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, अगर उच्च सदन को विधेयक वापस भेजने या सुझाव देने का अधिकार होगा तब गतिरोध कैसे पैदा हो सकता है? माननीय तेज बहादुर सप्रू, तब वह विधेयक को बिल्कुल ही अस्वीकृत कर सकता है। माननीय मोहम्मद शफी, तब इसमें अर्थात संशोधन जो निचले सदन को भेजा जाता है और निचले सदन को भेजे जाने वाले सुझाव में क्या मौलिक भेद है जिसे उसे अस्वीकृत करने की शक्ति मिली हुई है? इन दोनों में मौलिक भेद क्या है? माननीय तेज बहादुर सप्रू, पहली बात यह है कि यह आधुनिक पद्धति से मेल खाता है। डॉक्टर अंबेडकर, आपके सुझाव के मुताबिक वित्त विधेयक और दूसरे विधेयकों में सिवाय इसके कोई मौलिक भेद नहीं होगा कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को होगा, बाकी सभी मामलों में दोनों सदन बराबरी पर होंगे। माननीय तेज बहादुर सप्रू, असल में मैंने यही बात कही है। श्री जफरुल्लाह खां, इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मुझे यह नहीं मालूम कि तुलनात्मक कुल संख्या रखी भी जा सकेगी, अब तक जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार स्थिति यह हुई कि अपेक्षित बहुमत का अर्थ दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या का साधारण बहुमत या पूर्ण बहुमत भी नहीं है, बल्कि उसकी अपेक्षा उच्च बहुमत है। डॉक्टर अंबेडकर, क्या श्री जफरुल्लाह खां प्रत्येक सदन को उस बात की इजाजत देंगे कि वह किसी भी मामले पर साधारण बहुमत से निर्णय ले, या वह यह चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में सदस्यों का वास्तविक बहुमत हो? जफरुल्लाह खां, साधारण बहुमत। डॉक्टर अंबेडकर, तब तो उन्हें जब वे संयुक्त रूप से बैठे हों हर मामले पर निर्णय साधारण बहुमत से ले लेना चाहिए। माननीय मोहम्मद शफी, यह इसलिए कि इन दोनों सदनों के बीच दृष्टिकोण का अंतर है। श्री जफरुल्लाह खां, अक्सर सदस्यगण एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक वजह यह होगी कि इन दोनों सदनों के स्वरूप भिन्न-भिन्न होंगे। सरदार उज्ज्वल सिंह, जहाँ तक वित्त विधेयक का संबंध है, मैं आजकल की संघ सरकारों के कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले कनाडा डोमिनियन को लीजिए, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक सदस्य है। महोदय, वहाँ अनुच्छेद 53, जिसका उल्लेख बहुत से वक्ताओं ने किया है, सिर्फ यह कहता है सार्वजनिक राजस्व में से किसी भाग को विनियोग करने या कोई कर या महसूल लगाने के लिए विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कनाडा में दोनों सदनों की शक्तियों की परिभाषा ठीक ठीक नहीं बताई गई है। इसकी वजह यह है कि अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि कनाडा समान रूप से ब्रिटिश मॉडल का अनुसरण करेगा। इसमें कहा गया है विशेषाधिकार, निरापदता और शक्तियां। डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ इसका कोई प्रसंग नहीं है, यह सदन के अंदर का विशेषाधिकार है। सरदार उज्ज्वल सिंह, आपने क्या कहा? सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा धारणा किए जाने वाले और प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार, निरापदता और शक्तियां, इसका अर्थ हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, जी नहीं। अगर आप प्रस्तावना को देखें तब आपको यह मिलेगा कि कनाडा के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कनाडा का संविधान वैसा ही होगा जिसे ब्रिटेन में दिया हुआ है। आप यह भी देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ
लॉर्ड्स के बीच के संबंध ही कनाडा के प्रभावी सिद्धांत होंगे, लेकिन कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेष अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर अंबेडकर, अब तक जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें एक बात पर बल दिया गया है और मैं समझता हूँ कि यह सभी में एक समान है, और वह यह कि भारत के भावी संविधान में दोनों सदनों के संबंधों को विनियमित करते समय उन्हें स्तर की समानता, शक्तियों की समानता प्रदान की जानी चाहिए, सिवाय कुछ छुटपुट बातों को छोड़कर, जैसे वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार और मत देने का अधिकार। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि सामान्य सर्वसम्मति मत यह था कि इन दोनों सदनों की स्थिति समान होनी चाहिए। अब मैं अपने पूर्व वक्ताओं के प्रति पूरा आदर भाव व्यक्त करते हुए अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। मेरे और उनके बीच जो मतभेद हैं वह इस मामूली सी बात को लेकर हैं कि दूसरे सदन के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में हमारा बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण है। मैं उन महानुभावों के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझता हूँ जिन्होंने कल यह अभिमत प्रस्तुत किया था। अगर हमारा विधान मंडल इस तरह संगठित किया गया कि हर सदन उसका प्रतिनिधित्व करे, जिसे प्राचीन भाषा में राज्य की अलग अलग जागीर कहा जाता है, तब दोनों सदनों की शक्तियां समान होनी चाहिए। अगर निचला सदन ऐसे वर्ग के लोगों से गठित किया गया जिन्हें उस सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और अगर उस सदन में ऐसे वर्गों के लोग रहे जिन्हें साधारण सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तब हमें कुछ कहना ही होगा जिससे कल कही बात स्पष्ट हो सके। लेकिन यदि हमारा विधानमंडल ऐसे आधार पर गठित किया गया जिसे मैं एक राज्य की अलग अलग जागीर कहता हूँ, तब मैं दो सदनों वाले विधान मंडल बनाए जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए बोलता हूँ। इस मामले में मैं श्री गांधी का प्रतिद्वंदी हूँ, इसलिए मैं ऐसे विधानमंडल के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता और इस संबंध में मैं जनता के भाग को इस तरह की व्यवस्था के अधीन काम करने वाली सरकार को नहीं सौंप सकता। अतः मैं लॉर्ड एशिकत के शब्दों में कहूँगा कि ऐसी सरकार धोखा है, एक प्रपंच है। वस्तुतः हमारे विधानमंडल के सदनों का गठन शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग जागीरों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होगा। अगर मैं भावी विधानमंडल के गठन के बारे में ठीक समझा हूँ तो मेरा ख्याल है कि निचला सदन जनता को लेकर गठित किया जाएगा। उसमें हर वर्ग के लोग होंगे, उसमें जनता की हर विचारधारा के लोग होंगे। अगर ऐसा है तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सदन नहीं होगा जो उसका प्रतिद्वंदी हो या जो बराबरी का दावा करेगा। यही मेरा दृष्टिकोण है और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मद संख्या 3 के उपशीर्ष 2 में उल्लिखित प्रश्न का संबंध है, मेरा उत्तर यह है कि निर्णय का अधिकार निचले सदन में निहित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप इसे संविधान में लिखेंगे? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। अध्यक्ष, यह किया जा सकता है, लेकिन क्या आप संविधान में इसको शामिल किए जाने के पक्ष में हैं? डॉक्टर अंबेडकर, आशा है कि आप इस विषय पर मुझे बाद में बोलने की अनुमति देंगे। यह खासतौर से वित्त विधेयक के मामले में जरूरी है। मेरी राय में उच्च सदन को निचले सदन के विचारार्थ सुझाव देने का अधिकार देना चाहिए, जिसे निचला सदन अगर चाहे तो स्वीकार कर सकता है। उस सदन को वित्त विधेयक को न केवल प्रस्तुत करने बल्कि उसमें संशोधन करने का भी अधिकार होना चाहिए और जिस रूप में निचला सदन उसे पारित करे उसी रूप में उस वित्त विधेयक
को कानून बन जाना चाहिए, भले ही वह उस सदन द्वारा अस्वीकृत हो चुका हो। मैं सोचता हूँ कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही क्रांतिकारी लगेगा, और मैं सोचता भी यही हूँ कि इसे क्रांतिकारी प्रस्ताव कहा जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर यह ऐसा है, तब कल जब मेरे विद्वान सहयोगी माननीय तेज बहादुर सप्रू और माननीय मोहम्मद शफी इस सवाल पर बोल रहे थे, उन्होंने अत्यंत आधुनिक संविधानों में से किसी भी संविधान का जिक्र नहीं किया। यह देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने कनाडा, डोमिनियन, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका के कुछ अपेक्षाकृत पुराने संविधानों के उदाहरण दिए। कनाडा का संविधान 1867 में बना था, ऑस्ट्रेलिया का 1901 में और दक्षिण अफ्रीका का 1909 में बना था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच के संविधानात्मक संबंधों पर विचार क्यों नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने उदाहरणार्थ आयरलैंड के दोनों सदनों के बीच के संबंधों पर, जैसे कि वे हैं, विचार क्यों नहीं किया। मैं यह भी नहीं समझ पाता कि वह ब्राइस कमेटी के प्रस्तावों पर विचार करना कैसे भूल गए। अगर उन्होंने इन सब पर विचार किया होता, तब मेरे प्रस्ताव को सुनकर जो उन्हें आश्चर्य हुआ है वह ना होता। लेकिन चूंकि उन्होंने इन सब का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन इन सब का उल्लेख करके करूंगा। मेरा प्रस्ताव ठीक वैसा ही है जैसा कि 1971 के पार्लियामेंट एक्ट में दिया गया है। वहां यह कहा गया है कि जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस पर विचार कर सकता है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स की परम सत्ता है। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि जब किसी वित्त विधेयक पर हाउस ऑफ कॉमन्स में विचार हो जाए और वह उसे पारित कर दे, तब वह कानून बन जाएगा, चाहे उस संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति ना भी हो। लेकिन शर्त यह है कि महामहिम विधेयक पर अपनी सहमति दे दें। महोदय, यही संबंध जहां तक वित्त विधेयक का प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान में दोनों सदनों के बीच निहित है। आयरलैंड के संविधान की धारा 35 में कहा गया है, इस विधेयक के संबंध में तद पश्चात निचला सदन सीनाड आयरन, उच्च सदन डेल आयरन से निरपेक्ष विधायी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद धारा 38 में कहा गया है, उस सदन डेल आयरन द्वारा प्रस्तावित और पारित विधेयक, यदि वह वित्त विधेयक ना हो, निचले सदन सीनाड आयरन को भेजा जाएगा और उसमें वह संशोधन कर सकेगा। लेकिन उस सदन डेल आयरन द्वारा पारित कोई विधेयक और इसके बाद उक्त अनुच्छेद की बाकी बातें हैं। मैं अपने प्रस्ताव की पुष्टि में अगला प्रमाण जो पेश कर रहा हूँ वह ब्राइस कमेटी की सिफारिश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह समिति एक ऐसी समिति थी जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। इसके सदस्य दोनों सदनों अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से लिए गए थे। यह समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कम से कम जहां तक वित्त विधेयकों का प्रश्न है, 1911 के पार्लियामेंट एक्ट में जो प्रावधान किया गया है वह सही और उचित भी है। इसके बाद इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं एक तीसरा प्रमाण देता हूँ। ब्राइस कमेटी की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को बंद करके नहीं रख दिया गया। इन पर 1922 की सम्मिलित सरकार ने विचार किया था। इस बारे में यह जानने के लिए प्रस्ताव भी किए गए। मुझे खुशी है कि लॉर्ड पील यहाँ इस समय मौजूद हैं कि सरकार ब्राइस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करेगी। ये प्रस्ताव संसद में 11 जुलाई 1922 को रखे गए थे। चौथा प्रस्ताव इस प्रकार था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वित्त विधेयक में संशोधन या उन्हें अस्वीकृत नहीं करेगा। यह प्रश्न कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, यह अंशतः वित्त विधेयक
है और अंशतः नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त अस्थायी समिति को निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जिसके निर्णय अंतिम होगा। ब्राइस कमेटी के इस सिद्धांत को कि वित्त विधेयक से केवल हाउस ऑफ कॉमन्स संबंधित होगा, इसे स्वीकार किया गया और इन प्रस्तावों द्वारा पुष्ट किया गया। कृपया मुझे इन प्रस्तावों पर तत्कालीन भारत मंत्री विस्काउंट पील के भाषण को उद्धृत करने की अनुमति दें। इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था कि ये प्रस्ताव रूपरेखा मात्र हैं, जिनमें सिर्फ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने आगे कहा था कि द्वितीय सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर की शक्ति नहीं होनी चाहिए, या जिससे वह एक प्रतियोगी शक्ति बन सके। उसे सरकारों को बर्खास्त करने या कार्यकारिणी को भी दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी बनाने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैंने इस समिति के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैंने पर्याप्त प्रमाण दे दिए हैं। लॉर्ड पील, क्या मैं कह सकता हूँ कि वह एक सम्मिलित सरकार थी? डॉक्टर अंबेडकर, वह एक सम्मिलित सरकार थी। लॉर्ड पील, सम्मिलित सरकार में आप वह सब कुछ नहीं कह सकते जो आप चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर महोदय, यह आपके सोचने की बात है, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सम्मिलित सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें एक से अधिक पार्टियां शामिल थी, इसलिए जब मैं सम्मिलित सरकार को साक्षी मानकर कोई बात कर रहा हूं, तब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे एक से अधिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें लॉर्ड पील भी थे। निवेदन है कि इस समिति के सम्मुख मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके बारे में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण दे दिए हैं कि यह प्रस्ताव कोई क्रांतिकारी प्रस्ताव नहीं है। माननीय तेज बहादुर सप्रू, क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर से पूछ सकता हूँ, क्या वह अपने दृष्टिकोण के समर्थन में किसी संघीय संविधान का उल्लेख करने की कृपा करेंगे? इंग्लैंड संघ राज्य नहीं है और आयरलैंड वह भी संघ राज्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। माननीय तेज बहादुर सप्रू, ब्राइस कमेटी का संघ राज्य से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर, मेरा उत्तर यह है कि जब तक आपका संघीय संविधान इस प्रकार नहीं गठित किया जाता है कि उस सदन में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो जिनका प्रतिनिधित्व निचले सदन में नहीं हुआ है, तब तक इस प्रस्ताव में कोई कमी नहीं है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि कोई सरकार एकात्मक या संघीय। माननीय पीसी मित्तर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स पुश्तैनी सदन होता था, क्या आयरलैंड का उस सदन भी कभी ऐसा नहीं होता था? डॉक्टर अंबेडकर, निवेदन है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इस क्रांतिकारी परिवर्तन पर अपनी सहमति दे दी थी, जो एक प्राचीन सदन था जिसका अपना गौरव, परंपराएं और विशेषाधिकार होते थे। मैं अत्यंत सम्मान के साथ यह पूछना चाहता हूँ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में भारतीय राज्यों की स्थिति क्या होगी? महाराजा बीकानेर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के अभिजात सभासदों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राज्य हर ऐसे क्षेत्र में पूर्ण प्रभुता संपन्न है जो ब्रिटिश क्षेत्र नहीं है, जबकि इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सभासद और उनके अधिकार क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है। डॉक्टर अंबेडकर, यह प्रभुता हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रस्ताव, क्षेत्र और शक्ति पर निर्भर करती है। माननीय मोहम्मद शफी, क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर से यह पूछ सकता हूँ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेषाधिकार क्या हैं? डॉक्टर अंबेडकर, अपनी बात स्पष्ट करने के बाद मैं जिस अगली बात पर आना चाहता हूँ वह यह है कि संविधान में वित्त विधेयक की परिभाषा का उल्लेख होना चाहिए। इसकी परिभाषा, जैसा कि सुझाव दिया गया है, ऐसी हो जानी चाहिए जैसी कि आयरलैंड के संविधान में दी गई है
और जो परिभाषा से भिन्न नहीं है, जैसा कि 1911 के पार्लियामेंट एक्ट में लिखा हुआ है। मैं अगली बात जो इसी से संबंधित है यह कहना चाहता हूँ कि जो सदस्य किसी भी विधेयक का प्रभारी हो उसे यह दावा करने का अधिकार मिलना चाहिए कि उसका विधेयक एक वित्त विधेयक है। अगर दोनों सदनों के बीच ऐसा कोई विवाद हो कि कोई विधेयक जिसे वित्त विधेयक कहा जा रहा है विधेयक नहीं है, तब इस विवाद का निर्णय दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदन के प्रतिनिधि उसकी कुल संख्या के अनुपात में रखे जाने चाहिए और जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि भी उनकी अपनी कुल संख्या के आधार पर होने चाहिए। माननीय मानक जी दादा भाई, आप मौजूदा पद्धति से भिन्न पद्धति चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कुछ ऐसा ही है। श्री जफरुल्लाह खां, अगर मौजूदा पद्धति संतोषजनक होती तब हम यहाँ ना होते। डॉक्टर अंबेडकर, अगला विषय जो मैं ले रहा हूँ वह गैर वित्तीय विधेयक है। गैर वित्तीय विधेयकों के मामले में मैं वित्त विधेयक के संबंध में लागू होने वाले सिद्धांत में संशोधन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ दो प्रयोजनों के लिए। पहला, जो गैर वित्त विधेयक निचले सदन द्वारा लाया जाएगा उसमें उस सदन को पुनरीक्षण और संशोधन करने का अधिकार होगा बशर्ते उच्च सदन द्वारा ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा जो वित्तीय मामलों से संबंधित होगा। दूसरा, उच्च सदन को किसी गैर वित्तीय विधेयक को रोके रखने और उस विधेयक को पारित होने तक जिसके बाद वह कानून बन जाता है इतनी देर करने का अधिकार होगा, जिससे कोई जल्दबाजी या जितनी देरी इसलिए जरूरी हो कि उसके बारे में जनता का दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए गैर वित्तीय विधेयकों से संबंधित उपशीर्ष में प्रस्तावित प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि उस सदन को गैर वित्तीय विधेयक में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये संशोधन निचले सदन द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तब कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर ये स्वीकार नहीं किए जाते तो संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई वित्तीय विधेयक निचले सदन द्वारा अपने कार्यकाल में 3 विभिन्न सत्रों में पारित किया जाता है तब वह कानून बन जाएगा, चाहे उस सदन कितना भी विरोध क्यों न करे। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि दोनों सदनों के बीच ये संबंध कानून में आ जाने चाहिए और इनको परंपरा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। डॉक्टर अंबेडकर। श्री गाविन जोन्स, क्या आपका यह विचार है कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों में दोनों सदनों के बीच के संबंधों को इसलिए और इस कारण परिभाषित किया है कि उन्हें यह बात मालूम थी कि वह संघीय प्रणाली की सरकार के लिए संविधान बना रहे हैं? श्री गाविन जोन्स, जी हाँ, निश्चित रूप से। डॉक्टर अंबेडकर, तब कनाडा के संविधान ने इन दोनों सदनों के बीच के संबंधों के बारे में कोई नियम क्यों नहीं बनाए? माननीय मोहम्मद शफी, इसलिए कि यह एक सामान्य नियम है कि ये संबंध वैसे ही होंगे जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं। डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से एक एकात्मक सरकार बनती है, ना कि संघीय सरकार। मैंने कहा था कि इसका एकात्मक या संघीय रूप की सरकार से कोई संबंध नहीं है। अगर आप मुझे कुछ आगे कहने की अनुमति दें तो मेरा कहना है कि विभिन्न डोमिनियनों ने जब वे अपने अपने संविधान बना रहे थे अपने अपने संविधानों में इन दोनों सदनों के संबंधों को वैसा ही निश्चित किया है जैसा उन्होंने तब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच देखा था। वे इन संबंधों को ना तो संघीय और ना ही एकात्मक के लिए बना रहे थे। कनाडा का संविधान कहता है। अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, कृपया आप श्री गाविन जोन्स को बोलने दें। श्री गाविन जोन्स, मैं इतना ही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान संघीय संविधान है। डॉक्टर अंबेडकर,
निश्चित रूप से श्री गाविन जोन्स, मैं यह भी कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे अधिक लोकतांत्रिक देशों में से एक है। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इससे सहमत हूँ। श्री गाविन जोन्स, अगर उन्होंने इन सभी सुरक्षा उपायों को जरूरी समझा था, तब मेरा विचार है कि हम उन्हें भारत में अपना लें। डॉक्टर अंबेडकर, यह दूसरी बात है, यह विचारणीय है क्या ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में जो प्रावधान किया है वह इसलिए कि वे लोग संघीय संविधान चाहते थे। मेरा कहना है कि उन्होंने अपना संविधान बनाते समय इंग्लैंड के संविधान में जो पाया वैसा ही अपना लिया था।